नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। दिसंबर 2012 का वो हादसा, निर्भया कांड। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी त्रासदी है जिसने सच कहूं तो भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे सही शुरुआत शायद अदालत के अपने शब्दों से होगी। कोर्ट ने कहा था, इस मामले ने भारत की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को रुककर सोचने पर, खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन न्याय का ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। मतलब अपराध होने से लेकर दोषियों को आखिरी सजा मिलने तक 7 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि इंसाफ का रास्ता कितना पेचीदा था। हम एक एक करके इन सभी पड़ावों को देखेंगे। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो खौफनाक अपराध, फिर कैसे न्याय की तलाश शुरू हुई, इसके बाद कानूनी दांवपेंच और सिस्टम का ट्रायल, फिर वो दौर जब पूरा देश सड़कों पर था, और आखिर में हम देखेंगे कि इस केस ने पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी? असल में इस अपराध की जो क्रूरता थी वही उस गुस्से की वजह बनी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश को एक ऐसी कड़वी सच्चाई के सामने ला खड़ा किया जिसे और अनदेखा करना मुमकिन ही नहीं था। वो रात थी 16 दिसंबर 2012 की। एक 22 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह अपने दोस्त अविंदर प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। उन्होंने एक प्राइवेट बस पकड़ी। उस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से ही थे। कुछ ही देर में बस अपने तय रास्ते से मुड़ गई और उसके बाद जो हुआ वो हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला था। ये ज्योति सिंह, जिन्हें बाद में मीडिया ने निर्भया नाम दिया, जिसका मतलब है निडर, वो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की लड़की थीं। आंखों में सपने थे, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा था। उनका ये नाम निर्भया इंसाफ की लड़ाई का एक सिंबल बन गया। हालांकि बाद में उनके परिवार ने फैसला किया कि वो दुनिया को उनका असली नाम बताएंगे ताकि दूसरे विक्टिम्स को भी हिम्मत मिले। उस भयानक हमले के बाद ज्योति ने 13 दिन तक जिंदगी के लिए जंग लड़ी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनकी एक के बाद एक कई सर्जरी हुई। सरकार ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भी भेजा, पर उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और फिर 29 दिसंबर 2012 को वो ये जंग हार गईं। उनकी मौत ने पूरे देश के दुख को एक जबरदस्त गुस्से और इंसाफ की मांग में बदल दिया। ज्योति की मौत की खबर जैसे ही आई, दुख गुस्से में तब्दील हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ बस एक ही मांग थी, न्याय। अब सोचिए, इतना जबरदस्त पब्लिक प्रेशर था, दिल्ली पुलिस के ऊपर फौरन नतीजे देने का बहुत बड़ा दबाव आ गया था। और इस चौतरफा विरोध के बीच पुलिस ने वाकई में बहुत तेजी से काम किया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और एक चोरी हुए मोबाइल फोन की मदद से पुलिस पहले सुराग तक पहुंची। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर सभी 6 आरोपी सलाखों के पीछे थे। इस तेज कार्रवाई ने सिस्टम पर से उठते हुए भरोसे को थोड़ा संभाला। तो ये जो 6 लोग पकड़े गए, इनमें बस का ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश, एक जिम असिस्टेंट विनय शर्मा, फल बेचने वाला पवन गुप्ता, नौकरी ढूंढ रहा अक्षय ठाकुर और एक 17 साल का लड़का मोहम्मद अफरोज भी शामिल था। और इन गिरफ्तारियों के साथ ही शुरू हुई एक ऐसी लंबी और पेचीदा कानूनी लड़ाई जिसने आने वाले कई सालों तक पूरे देश को उलझाए रखा। तो चलिए अब बात करते हैं कानूनी लड़ाई की। ये जो ट्रायल था, ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं रह गया था, ये एक तरह से नेशनल स्टेज बन गया था। एक तरफ थी हमारी न्याय व्यवस्था जिसकी काबिलियत दांव पर थी, और दूसरी तरफ था सड़कों पर उतरा लोगों का गुस्सा। दोनों के बीच एक सीधा टकराव था। इस ट्रायल का एक सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा था उस नाबालिग आरोपी का केस। जुर्म के वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। उस समय के कानून के हिसाब से उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा मिल सकती थी, और वही मिली। इस फैसले के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई कि क्या इतने घिनौने अपराधों में भी नाबालिगों के साथ नरमी बरतनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो 4 बालिग दोषी थे, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया। 13 सितंबर 2013 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।
जज ने अपने फैसले में कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में आता है। ये वो कानूनी पैमाना है जिसके आधार पर भारत में फांसी की सजा दी जाती है। जज ने फिर वही बात दोहराई कि इस केस ने भारत की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है। मगर सजा सुनाने और सजा देने के बीच 7 साल का लंबा फासला था। 7 साल! दोषियों ने हर कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिव्यू पिटिशन डाली, क्यूरेटिव पिटिशन डाली, दया याचिकाएं लगाईं। उनके वकीलों ने कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को जितना हो सका उतना खींचा और इंसाफ का इंतजार लंबा होता चला गया। तो एक लड़ाई तो कोर्ट में चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और लड़ाई भारत की सड़कों पर लड़ी जा रही थी। ये केस अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं था, ये एक आंदोलन बन चुका था। दिल्ली के इंडिया गेट और रायसीना हिल पर हजार लोग जमा हो गए। कई बार उनकी सुरक्षा बलों से झड़पें भी हुईं। और ये विरोध सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुका, ये पूरे भारत में और फिर दुनिया भर में फैल गया। ये गुस्सा सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो यौन हिंसा को नज़रअंदाज करती है, उसे सामान्य मानती है। और इसी आवाज़ ने सरकार पर एक्शन लेने का ज़बरदस्त दबाव बनाया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस केस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। आखिर इसने भारत के कानूनों को, हमारे समाज को, हमारी बातचीत के तरीकों को कैसे बदला। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस J.S. वर्मा की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई और इस कमेटी ने, आप मानेंगे नहीं, रिकॉर्ड टाइम में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसमें रेप से जुड़े कानूनों में बड़े और जरूरी बदलावों की सिफारिश की गई थी, जैसे रेप की परिभाषा का दायरा बढ़ाना और पुलिस रिफॉर्म्स लाना। और इन्हीं सिफारिशों का नतीजा था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसे लोग निर्भया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कानून ने न सिर्फ रेप की परिभाषा को और बड़ा बनाया, बल्कि स्टॉकिंग यानी पीछा करना, एसिड अटैक और वॉयरिज्म यानी ताक झांक जैसे अपराधों के लिए भी पहली बार सख्त सजा का प्रावधान किया। कानून बदलने के साथ साथ सरकार ने निर्भया फंड भी बनाया। ये 1000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड था जिसका मकसद था महिलाओं की सेफ्टी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पैसा देना। हालांकि एक बात ये भी है कि इस फंड का इस्तेमाल कितना और कैसे हुआ, इस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस केस की जो विरासत है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो ये अच्छा हुआ कि ज्यादा महिलाओं में हिम्मत आई और उन्होंने अपराध रिपोर्ट करना शुरू किया। दिल्ली में तो रिपोर्टिंग में काफी उछाल देखा गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सजा मिलने की दर यानी कन्विक्शन रेट और भी गिर गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। हमारे जस्टिस सिस्टम की जो गहरी कमियां हैं, उन्हें दूर करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हाँ, इस केस का कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा रहा है। BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज़ डॉटर हो या नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज दिल्ली क्राइम, इन सब ने आर्ट और मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर बातचीत को जिंदा रखा है। और खुद ज्योति के परिवार ने जो निर्भया ज्योति ट्रस्ट बनाया है, वो आज भी सर्वाइवर्स की मदद कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल जो आज भी खड़ा है, 7 साल की वो लंबी कानूनी लड़ाई, 1 दशक के सुधार, क्या इन सब के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जमीनी हकीकत वाकई में बदली है? निर्भया की विरासत एक ऐसा पैमाना बन गई है जिससे भारत की तरक्की को हमेशा नापा जाता रहेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।